नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। यह हमारा क्रिया से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बस क्रिया को उत्पत्ति के आधार पर भेद व उसकी अवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने क्रिया व उसके भेद साथ ही सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक भी बताया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्रिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। किंतु व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला मूल क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि आपको पता ही है कि क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो वे शब्द क्रिया होंगे। अब कौन कौन सी क्रिया मूल क्रिया होती हैं, कौन सी यौगिक होती हैं, कौन सी पूर्वकालिक होती हैं, इसको हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पूरा बढ़िया से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आपको पूरा क्रिया अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले क्रिया से शुरू करते हैं। पहला क्रिया है मूल क्रिया। जो क्रिया दूसरे शब्द से न बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र हो, जिसको किसी की और आवश्यकता न पड़े, उसमें और कोई शब्द जोड़ना न पड़े, न प्रत्यय लगाना पड़े, वो शब्द क्या होंगे? मूल क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसी में हूँ, है, था, थी, थे भी मूल क्रिया के ही उदाहरण हैं। आगे देखिए यौगिक क्रिया। जो क्रिया अन्य शब्दों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं, जैसे आ जाना, चला जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ाना, तैराना। ये सब क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया है। क्योंकि इसमें देखिए कहीं कहीं पे दो क्रियाएं जुड़कर बनी हैं और कहीं कहीं पे प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाके उस क्रिया का निर्माण हुआ है। लेकिन ये तो पता चल गया कि जहाँ पे प्रत्यय जुड़ेगा या क्रिया जुड़ेगी तो वो यौगिक क्रिया होंगी। लेकिन ये तीन प्रकार से बनती हैं। कैसे कैसे बनती हैं? पहला बनने का नियम इसका है कि वो क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगा देते हैं। जैसे किसी क्रिया है, उस क्रिया के आगे एक और क्रिया लग जाएगी, तब वहाँ पे यौगिक क्रिया बन जाएगी। कैसे? देखिए खा जाना, खाना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है, तो वहाँ पे दोनों को जब मिला दिया गया तब बन गया खा जाना, तो वो हो गया यौगिक क्रिया। गिर पड़ना, तो यहाँ पे ये यौगिक क्रिया हो गई। और इस ऐसे ही क्रियाओं को संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। जो ये यौगिक बन रहा है, जो एक क्रिया और दूसरी क्रिया को मिला के बन रहा है, इसी को संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। ये भी समझते रहिएगा। इसमें एक मुख्य बात होती है कि इसकी जो पहली क्रिया होती है वे मुख्य होती है, जो दूसरी क्रिया होती है वह उसकी सहायक क्रिया होती है। आगे क्रिया के आगे आ या बा प्रत्यय लगाकर जो यौगिक क्रिया बनती है। कैसे? जैसे चलना, चलाना। चलना के आगे क्या हो गया? आ प्रत्यय लग गया तो हो गया तैरना, तैराना, लिखना, लिखाना। इन सभी क्रियाओं का निर्माण कैसे हुआ है? प्रत्यय लगकर हुआ है। और इसी प्रकार की क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं। अगर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं पता तो जान जाइए कि वे क्रियाएं जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कार्य करने के लिए दूसरों को प्रेरित करे, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करे कार्य करने के लिए। जैसे चलाना, तैराना, लिखाना, तो वहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरों को प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए, तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। और प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे देखिए संज्ञा अथवा विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर भी यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। कैसे? धिक्कार के आगे ना प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? धिक्कारना। पुरस्कार का हो गया? पुरस्कारना। खरीद का हो गया? खरीदना। और इसी प्रकार की क्रियाओं को नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। अब चलिए अगली क्रिया देख लेते हैं। अगली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब कैसे समझेंगे? अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, तो यहाँ पर पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि
पढ़कर सोती है। जो सोने का कार्य हो रहा है, जो सोने की क्रिया है, उसके होने के पहले पढ़ने की क्रिया क्या हो जा रही है? समाप्त हो जा रही है, सिद्ध हो जा रही है। परिभाषा भी करी है कि जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए। जैसे सोने का कार्य यहाँ पे होगा, उसके पहले क्या हो जाएगा? पढ़ने का कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पढ़ने का कार्य सोने के पूर्व हो चुका है, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। अब चलिए इसके अवस्था देख लेते हैं। क्रिया की कितनी अवस्था होती है? प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 सामान्य अवस्था, दूसरी विधि अवस्था और तीसरी संभाव्य अवस्था। तो पहली अवस्था देखिए, सामान्य अवस्था। जिस क्रिया से समान अवस्था का बोध तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो, उसे समान अवस्था की क्रिया कहते हैं। जैसे अजय आया, प्रियंवदा खेल रही है। तो यहाँ आया और खेल रही है, क्रिया से आने और खेलने के विधान का निश्चय ज्ञात होता है, अतः यहाँ क्रिया की समान अवस्था है। जैसे अजय आया से आपको पता चल रहा है कि अजय निश्चित रूप से ही आया है। प्रियंवदा खेल रही है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि प्रियंवदा निश्चित रूप से खेल ही रही है और कोई कार्य नहीं कर रही है। तब वहाँ पे क्रिया की सामान्य अवस्था होगी। अगली अवस्था देखिए, विधि अवस्था। जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि अवस्था की क्रिया कहते हैं। जैसे तुम खाओ, आप मुझे 100 रुपये दीजिए, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या हम यहाँ घूम सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से देख हम क्या पता चल रहा है कि किसी में आज्ञा का बोध हो रहा है, किसी में प्रार्थना का, किसी में प्रश्न का। तो ये सब अवस्थाएं जब आप देखें तो आप जान जाएं कि वो क्रिया की विधि अवस्था है। विधि अवस्था भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आगे देखिए, पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा परोक्ष विधि। पहला प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से यहाँ पे आज्ञा होना चाहिए था, आना छाप दिया, मिस प्रिंट हो गया है। तो आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। जैसे अभी विश्वविद्यालय जाओ, तो वो वर्तमान काल में विश्वविद्यालय जाने के लिए बोल रहा है। हम यहाँ खेलें, तो वो वर्तमान काल में खेलने के लिए पूछ रहे हैं। सब ऐसा भाव हमको प्रकट हो रहा है तो वर्तमान काल में खेलने के लिए पूछ रहे हैं। हे प्रभु उसकी रक्षा करो, तो वो वर्तमान काल में रक्षा करने के लिए प्रार्थना हो रही है। ये सारे उदाहरण प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आएंगे। आप ऐसा शब्द जहाँ पर भी देखिए समझिएगा कि यह प्रत्यक्ष विधि की अवस्था है। अगला देखिए, परोक्ष विधि। इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्य काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है। जैसे तुम कल विश्वविद्यालय जाना, तो यहाँ पे आने वाले कल की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। अगला, तुम मैदान में खेलोगे, मतलब वह भविष्य में खेलने के लिए पूछ रहा है। आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, मतलब भविष्य में दीजिएगा, तो यहाँ भविष्य का बोध हो रहा है। तुम कल घर जाना, मतलब आज रह जाओ, तुम कल घर जाना, तो भविष्य में घर जाने के लिए बोल रहा है, इसलिए यह परोक्ष विधि के अंतर्गत आएंगे। तो आप ऐसा उदाहरण यहाँ पर भी देखें, समझ जाइए कि वह परोक्ष विधि की अवस्था है। अगला, संभाव्य अवस्था। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है, उसे संभाव्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। जैसे शायद वह आगरा में मिल जाए, यहाँ पे निश्चित कुछ नहीं होता है, सब अनुमान होता है, संदेह होता है। तो वहाँ पे अनुमान लगा रहा है कि शायद वह आगरा में मिल जाए। आगे देखिए, वह घर पर होगा या नहीं। इसको पढ़ने से हमें संदेह का बोध हो रहा है कि उसके घर होने में संदेह है कि पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। आगे देखिए, मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं। अब वहाँ पे वह अपना अनुमान लगा रहा है कि मैं परीक्षा में शायद क्या हो जाऊं, उत्तीर्ण हो जाऊं, पास हो जाऊं। आगे, वह कल आएगा या नहीं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संदेह का ही बोध हो रहा है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने क्रिया की सभी अवस्थाओं को पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों लोगों का भी ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।